Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे ICT सीरीज की और उसमें आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है ई कॉमर्स। आपकी लाइफ को थोड़ा और आसान बनाना, आपकी ज़रूरत के सामान को, ज़रूरत की वस्तुओं और ज़रूरत की सर्विसेज को आपके घर तक पहुंचाने का काम जो है वो ई कॉमर्स ने किया है। कॉमर्स को या एक तरीके से व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार का ऐसा रूप जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, व्यापार का ऐसा रूप या कॉमर्स का ऐसा रूप जो आप इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट का यूज़ करके कर रहे हैं, उसी को हम ई कॉमर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो चीज़ें, जो गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार या आदान प्रदान आप ऑफलाइन फॉर्म में करते थे, आप फिजिकल फॉर्म पे करते थे, अब वहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पर जो बिजनेस देखने को मिल रहा है वो कैसे हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। तो घर बैठे ही आपको फ्रूट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, घर बैठे ही आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, घर बैठे ही आप लैपटॉप भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे ही आप प्लम्बर को भी बुला सकते हैं। कहीं पर भी किसी के यहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं रह गई है। तो आपके लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल को और ज़्यादा आसान बनाने का काम जो है वो इसी ई कॉमर्स ने किया है। तो आज जो मैं बात करूंगा, मैं ई कॉमर्स की ही बात करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से ई कॉमर्स जो है वो काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं और किस तरीके से इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली पहले हम ये देखते थे कि जब भी हमको कुछ भी सामान घर के लिए या कहीं के लिए हमको खरीदना होता था तो हम जाते थे किसी आउटलेट पर ट्रॉली लेकर और उसमें सामान को भरते थे और उसको फिर पे करके और वो सामान घर लेकर आते थे। अभी सुविधा ये है कि आप अपने मोबाइल के जरिए, आप अपने लैपटॉप के जरिए किसी भी फॉर्म में आप इंटरनेट से कनेक्ट होइए और इंटरनेट से कनेक्टिविटी के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से ही ये अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं उनको परचेस कर सकते हैं। अब आप चाहें तो ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं घर पर बैठकर, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, चाहे तो प्राइमरी गुड्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, इवन सर्विसेज जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो घर पर ही बैठकर अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ये बास्केट को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर से आपने ऑर्डर किया और कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद ये ऑर्डर आपके घर पे खुद ही पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग इस तरीके से कंपनीज जो हैं उन्होंने ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की कि इंटरनेट का यूज करके आप घर पर ही बैठकर और व्यापार कर सकते हैं, आप अपने जरूरत के सामान को घर पर ही मंगा सकते हैं। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो हुआ इसी ई कॉमर्स के जरिए। तो ई कॉमर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पर आप देखते हैं कि ई कॉमर्स जो है refers to the business model that allow companies and the individuals to buy and sell goods and services over the internet। अगर मैं कंपनी की बात करूं या मैं एकल व्यक्ति की बात करूं, इंडिविजुअल्स की बात करूं, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो इंटरनेट का यूज करके वो गुड्स और सर्विस, मैंने आपको ग्रोसरी के बारे में भी बताया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का भी बताया, मैंने आपको क्लॉथ्स भी बोले, सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बोले और इवन मैंने आपको सर्विसेज भी बोला। तो यहां पर याद ये रखना है कि इंटरनेट का यूज करके अगर आप क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहां पर आपका जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उसी को हम ई कॉमर्स बोल रहे हैं। In this way, the sell and purchase of services and goods through the internet is called e-commerce। तो इंटरनेट का यूज करके जब बाई और सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को ई कॉमर्स बोला जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है, वो हुई है 1960 से। तो आप ये याद रखेंगे 1960 से इसकी शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। लोगों के बीच में वहां इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई जिनका इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती चली गई। जैसे जैसे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखने को मिली, वैसे वैसे वहां पर ई कॉमर्स भी बढ़ता चला गया। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम देखें इसके एग्जांपल की, अगर हम बात करें तो किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया इस ऑनलाइन शॉपिंग का। आप घर पर ही बैठे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि यार रिलायंस स्टोर से कुछ सामान जो है वो हमारे पास में आ जाए, धूप में हम बाहर नहीं जाना चाहते। तो आपने अपना मोबाइल उठाया और उस मोबाइल से आपने अलग अलग सामान को अपने कार्ट पर डाला, उसकी पेमेंट की और वहां पर आउटलेट से आपका सामान जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिलीवर करा दिया जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि डी मार्ट से सामान जो है उसको डिलीवर करा लिया जाए, आप ये सोच रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो है वो हमारे डोर स्टेप तक आ जाए। तो वहां तक अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन शॉपिंग की ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, आप घर पर ही बैठकर जो बैंकिंग से रिलेटेड या जो कॉमर्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो पेमेंट है, जाने की जरूरत नहीं कि कैश के फॉर्म में ही चीजें जो हैं वो करनी पड़ेगी, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर भी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं।
ऑक्शन जो है वो भी किया जा सकता है, जैसे हम बिड डालते हैं ना। पहले क्या होता था कि एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर किसी चीज़ की नीलामी हो रही है तो उस नीलामी पर हमको ऑफलाइन फॉर्म में हमको एकदम स्वतः ही वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता था और बोलना होता था कि भाई हम इतने रुपए में ये टेंडर जो है वो ले रहे हैं। किसी भी प्रकार की नीलामी, किसी भी प्रकार के ऑक्शन की अगर बात करें तो आजकल वो पॉसिबल है इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन ही। बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो भी ऑनलाइन पॉसिबल है और इसी तरीके से चीजें की जाती हैं। और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, रेल टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, किसी भी प्रकार की अगर आपको टिकटिंग सुविधा लेनी है, तो टिकट बुक करनी है, तो आपको उस काउंटर पर, उस प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कहाँ पर आप किसी इंटरनेट पर यूज करके किसी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जाइए और उस प्लेटफॉर्म के जरिए आप क्या कर सकते हैं, टिकट को बुक कर सकते हैं। कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी ऑनलाइन टिकटिंग फैसिलिटी जो है, वहां पर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉलीपॉप जो है वो दिए जाते हैं। क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है कि एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स जो है वो क्या हो सकते हैं। तो डिफरेंट जगह आज के टाइम पे तो आप जहां पर भी देखें आपको ई कॉमर्स के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मेजर बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स क्या हो सकता है, ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स का लाभ क्या हो सकता है। तो लाभ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बोल रहा है कि ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपांड इट मार्केट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट विद अ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो यहां पर यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए कि एक क्लॉथ स्टोर जो है वो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस क्लॉथ स्टोर में अगर मैं बात करूं तो क्लॉथ स्टोर को अगर आप ऑफलाइन फॉर्म पर, आउटलेट के फॉर्म पर स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, एक रूम चाहिए, एक एरिया चाहिए जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपने क्लॉथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर सको। वहां पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार से आप, मतलब क्या होता है ना कि जितना लुक एंड फील अच्छा होगा उतना कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए कि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, अब वहां पर सारे सामान को ऐसे बिखेर दिया जाए तो कंज्यूमर को लगेगा कि यार इतना ढूंढने में ही समय लगेगा, कहां से हम इस तरीके से शॉपिंग कर पाएंगे। और अगर किसी आउटलेट पर आप जाते हैं, वहां पर प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में चीजें जो है वो रखी हुई हैं, तो वहां पर कंज्यूमर को एक चीज लेनी, उसकी नजर दूसरे पड़ी तो उसको लगा कि यार ये भी ठीक है, यहाँ पर चीजें जो है वो इस तरीके से और हमको इसकी भी रिक्वायरमेंट थी, एक काम करते हैं भैया इसको भी दे दो। तो कहने का मतलब यह है ना कि ऑफलाइन मोड पर अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो कॉस्टिंग होगी, जो मिनिमम एसेट आप जनरेट करने के लिए या मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको कैपिटल का, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ऑनलाइन में क्यों ज्यादा नहीं होता, तो क्योंकि ऑनलाइन में एक वेबसाइट के जरिए आपको ये दिखाया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है। अब वो वेबसाइट जो है उसका लुक एंड फील बहुत बेहतरीन किया जाता है कि यूजर जो है वो अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर स्टोर की बात करें तो स्टोर में किसी को विजिट ही नहीं करना है, यूजर थोड़ी, कंज्यूमर थोड़ी स्टोर तक आ रहा है, तो आप सामान को चाहे तो एक हॉल में फेंक दीजिए और वापस से जैसे ही ऑर्डर मिले आप वहां से उसको उठाइए, पैक करके और सेल कर दीजिए। प्रॉपर अरेंज करने के लिए जो कॉस्ट लगाई जा रही थी वो आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर आप ई कॉमर्स का यूज करते हैं और आप बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपकी जो लागत होगी, जो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो थोड़ा सा ऑफलाइन के मामले में जनरली कम देखने को मिलेगा और आराम से आप अपनी चीजों को एक्सपांड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि ई कॉमर्स इंप्रूव्स द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी। ई कॉमर्स में देखिए, ऑफलाइन की अगर बात करूं, सिर्फ कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिलेगी कि जनरली हम ये देखते हैं कि यार छोटी जगहों पर कि यार ये दुकान वाला जो है ना, हमने वहां से परचेजिंग की, अब हम माउथ पब्लिसिटी करते हैं। अच्छा, आपको ये सामान चाहिए तो एक काम करो, उस दुकान पर चले जाना, आपको ये सामान चाहिए तो उस दुकान पर चले जाना। तो ऑफलाइन फॉर्म में ये चीजें देखने को मिलती हैं। ऑनलाइन में आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और चीजें इतनी तेजी से वायरल होती हैं कि उसमें विद इन अ सेकेंड किसी भी बिजनेस को एकदम पीक पर ले जाया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो चीजें किस तरीके से, तो हम ई कॉमर्स का यूज करके और अपने बिजनेस को एक ब्रांड बना सकते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू जो है उसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कैसे, तो हम लगातार एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं अपने ही वेबसाइट के जरिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। ये भी एक फायदा इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस।
अब ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंपनी जो संगठन है वो ग्राहक सेवा प्रदान करने में, बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफलाइन स्टोर से किसी भी प्रोडक्ट को परचेस किया गया। अब उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद में आप सामान लेकर घर चले आए, राइट। अब वो प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जो हैं वो किस प्रकार से है, प्रोडक्ट के बारे में आप खुश हैं, उसको खरीद के नहीं खुश हैं, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में आपको नहीं मिलती। लेकिन ई कॉमर्स का जब यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम शॉपिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करें, आप ईबे का यूज़ करें या आप अमेजॉन का यूज़ करें, और अगर आपने वहाँ से परचेजिंग की है तो उस परचेजिंग के बाद में कैसी चीज़ें देखने को मिलती है कि आपसे फीडबैक के लिए कुछ फॉर्म फिल किया जाता है। वो पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं इस सामान को लेकर, क्या आप सेटिस्फाई हैं, अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है और हम किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। कस्टमर को भी लगता है कि यार ये तो ठीक है, बढ़िया है, फीडबैक वगैरह ले रहे हैं और आगे नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरीके की चीजें जो हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कंपनी जो है वो प्रेफर करती है कि यार कस्टमर के साथ में मतलब रिलेशन जो है वो बेहतर बना रहे, और वो तभी बेहतर होगा जब कस्टमर को आप बेहतर रिस्पॉन्स देंगे और उसको आप सर्विस अच्छी प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के जरिए ये पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, तेज और कुशल बनाने में भी मदद करता है। मतलब सिंप्लीफाई किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अगर हम बात करें तो इजी किया जा सकता है। मतलब इजी कैसे कि जो वेबसाइट वगैरह है वहां से आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है तो बहुत ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। थोड़ा बहुत अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। घर बैठकर आपको वैरायटी मिलती है और आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, इतनी इतनी चीज़ें हैं। इससे क्या होता है ना कि यूज़र जो है वो सेटिस्फाई होता है, उसको लगता है कि हाँ यार हम जो ये प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो बेहतर है। आने के बाद में क्या होता है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की अगर हम बात करें तो बेनिफिट जो है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो ई कॉमर्स का जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कागज का उपयोग जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हो रही है ना, तो कागज का यूज जो है वो कम हो रहा है। कागज का यूज कम करेंगे, कागज वेस्ट कम होगा तो पेड़ कम कटेंगे, है ना। तो ये एक चीज है। ई कॉमर्स ने संगठन की उत्पादकता में वृद्धि की है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जहां पर कॉस्ट कम हो जाए और प्रोडक्शन बढ़े, है ना, जहां पर कॉस्ट कम हो जाए और काम जो है वो ज्यादा रहे तो वहां पर प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होता है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर लगातार कोशिश की जाती है कि हम क्या करें, हम अपने टॉप लेवल, पीक लेवल तक क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बेहतर बनेगी। तो इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से अगर हम बात करेंगे तो आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो अच्छी हो गई, और उसको बनाए रखने के लिए और अलग अलग प्रकार से फैसिलिटी या अलग अलग प्रकार से कॉस्ट कटिंग करके आप जो प्रोडक्टिविटी की बात है, उत्पादकता की बात है, उसमें लगातार वृद्धि देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स उत्पादों की लागत को कम करने में मदद करता है, इसलिए कम से कम समृद्ध लोग भी उत्पादों को खरीद सकते हैं। ऑफलाइन में हम गए तो वहां पर हमको ये बोला कि इस पेन की कीमत जो है वो 50 रुपीज। अब 50 रुपीज तो 50 रुपीज है, इससे कम में भैया हम नहीं दे पाएंगे, अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। ऑनलाइन में कस्टमर को, ई कॉमर्स में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस पेन की कीमत पर कुछ 2-4 डिस्काउंट दे दिए जाएंगे। तो सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि ऑफलाइन के कंपेयर में मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन जो है वो सस्ते मिलते हैं। अब सस्ते होने के कारण जिनके पास में बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है, जैसे हम सोचते हैं ना कि यार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो वो तो बड़े लोगों के लिए, सोसाइटी के अपर क्लास के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो सामान्य तौर पर ऑफलाइन के कंपेयर में ऑनलाइन चीजें जो है वो सस्ती मिलती है। अब क्वालिटी क्या है नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो चीजें किस प्रकार की हैं कि आप इस पेन को बेचने के लिए, कंपनी इस पेन को बेचने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के स्कीम जो है वो कंज्यूमर को बताएगी। अब उस स्कीम के जरिए चीजें किस प्रकार से देखने को मिलेगी, कंज्यूमर भी अट्रैक्ट होगा कि यार जहां 50 रुपीज का ले रहे थे ये तो 35 में ही दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इससे क्या होता है ना कि जिनके पास में पैसा कम है या जो लोग मिडिल क्लास हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर क्लास ही ई कॉमर्स का यूज कर सकता है, इस सोसाइटी का हर वो व्यक्ति जो इंटरनेट का यूज कर रहा है उसके लिए ये मार्केट हमेशा ओपन है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक चीज ध्यान में रखना। तो अगर हम लाभ की बात करें, बेनिफिट की बात करें, तो इतनी चीजें देखने को मिलती हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या फीचर होते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या हो सकता है। यहाँ बोल रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी में आपको उत्पाद के विषय में
संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है, मोल भाव भी नहीं होता है जिससे आपसे अधिक पैसे सामान के लिए नहीं लिए जा सकते, जबकि परंपरागत में ये सुविधा नहीं होती है। ट्रेडिशनल फॉर्म में, ऑफलाइन फॉर्म में जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो वहां पर चीजें किस प्रकार से दिखती हैं कि जिन प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखा हुआ है उन पर तो आप एमआरपी पे परचेजिंग करते हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट पर एमआरपी नहीं है, जो खुले प्रोडक्ट जो हैं जो बेचे जाते हैं, वहां पर अलग अलग दुकानदार जो हैं वो अलग अलग रेट देते हैं। अगर मार्केट में उनके स्थान पर जिस जगह वो बैठे हैं कंपटीशन नहीं है तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि उनके रेट मार्केट के रेट से जनरली हाई होंगे। तो यहाँ पर समस्या ये आती है ना कि जब आप ऑफलाइन मोड पर इस तरीके की चीजें करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कभी कभी संभावना इस बात की भी रहती है कि जरूरत से ज्यादा, जरूरत इन द सेंस की जो उसकी बिक्री मूल्य है ना, जो उसका मार्केट प्राइस है, उससे भी ज्यादा कहीं कभी कभी सॉरी उससे भी ज्यादा कभी कभी चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं कि जो रिटेलर है वो खुले प्रोडक्ट पर एक अमाउंट से ज्यादा की रिकवरी कर लेता है आपसे। ये समस्या है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपने यहां से देखा, एक प्रोडक्ट को खोला, जैसे उस प्रोडक्ट को आप खोलेंगे और अबाउट पर जाएंगे, उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। वहां पर वो बता दिया जाएगा कि क्या क्वालिटी का है, क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, किसने बनाया, कहां से आया, सारी दुनियादारी जो कुछ भी है सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसको देखने के बाद में यहाँ पर आपको रेट मिलेगा, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट बताएंगे और बोलेंगे कि भाई ये आफ्टर डिस्काउंट आपका रेट। तो यहाँ फिक्स है ना, आपसे पहले से पता है कि हाँ ये मार्केट का रेट है और इसमें हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, परचेजिंग। तो यहाँ पर ये समस्या नहीं आती है कि एक मार्केट प्राइस के रेट से भी हाई रेट में सामान को बेचा जाए या कंज्यूमर जो है उसका घाटा देखने को मिले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय करने के लिए विक्रेता को अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुकान की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑफलाइन फॉर्म में ट्रेडिंग करने के लिए, ऑफलाइन फॉर्म में व्यापार को चलाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया जो है वो चाहिए, आपको एक ऐसा रूम चाहिए, ऐसी शॉप चाहिए जिसमें आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से जमा कर रखें। ऑनलाइन फॉर्म में आप उस सामान को पूरा लाकर पटक दीजिए कहीं एक कमरे में, एक के ऊपर एक रख दीजिए। कंज्यूमर का विजिट होना नहीं है, जब वो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करेगा वहीं से आप उसको उठाइए, पैक करिए और उसको ट्रांसपोर्ट करिए। तो यहाँ पर चीजें क्या हो रही है ना कि आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस करना भी है तो उसके लिए आपको किसी शॉप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी दुकान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फायदा है एक तरीके से, विशेषता है एक तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है नो कस्टमर हैज टू गो टू एनी शॉप और प्लेस फॉर शॉपिंग विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ही कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम एनी प्लेस। किसी भी कस्टमर को, किसी भी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से अगर वो ई कॉमर्स करता है तो किसी भी प्रकार से उसको किसी दुकान पर या किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर पर भी बैठकर या इस संसार के किसी भी कोने पर बैठकर जहां पर इंटरनेट हो वो क्या कर सकता है, वहां से ऑर्डर कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए जिसके माध्यम से आप क्या कर सकें, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंटरनेट बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इंटरनेट सर्विस कैन बी अवेलेबल एनीवेयर। इंटरनेट का प्रयोग क्योंकि पूरे विश्व में हो रहा है ना। आज आप देखेंगे कि गांव का एक बच्चा जो है वो भी इंटरनेट को यूज कर रहा है और एक मेट्रो सिटी जो है वहां पर भी इंटरनेट जो है वो यूज की जा रही है। तो इंटरनेट का जाल जो है, इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। अब वर्ल्ड वाइड फैल चुका है तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक अर्बन एरियाज तक ही रहेगा, सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही रहेगा। ये हर उस क्षेत्र को कवर करता है जिस क्षेत्र पर इंटरनेट सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि क्योंकि इंटरनेट सेवा अभी वर्तमान में वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर आप ये ई कॉमर्स जो है वो कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म में बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। राइट, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो टाइप ऑफ ई कॉमर्स जो है वो क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो किस किस प्रकार के ई कॉमर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स मिलते हैं जिसको बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स या इसी को B2B ई कॉमर्स भी कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर भी कहते हैं इसको, तो B2C बोल दिया जाता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो C2C बोलते हैं इसको, कंज्यूमर टू बिजनेस होता है तो C2B कहलाता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है तो B2G कहलाता है, और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट होता है तो C2G कहलाता है।
तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन की बात करें या दो इंस्टीट्यूशन की बात करें या दो इंडिविजुअल की बात करें, उन सभी के बीच में अलग अलग प्रकार का व्यापार जो है वो देखने को मिलता है। उसी आधार पर इसके हम अलग अलग टाइप जो है वो बना सकते हैं। तो टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो टाइप यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख जाएंगे कि भाई बिजनेस टू बिजनेस टाइप भी दिखेगा आपको, बिजनेस टू कंज्यूमर भी दिखेगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में जब ट्रेड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में जब व्यापार हो रहा है, तो उसी आधार पर हमने इस पूरे कॉमर्स को, इस पूरे ई कॉमर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर दिया। आइए देखते हैं कि किस तरीके से होती है बिजनेस टू बिजनेस और इसके टाइप वाली जो चीजें हैं वो किस तरीके से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर की। अब बिजनेस टू कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से देखने को मिलता है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको थ्योरी के फॉर्म में हो सकता है कि चीजें ना समझ में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार बिजनेस टू कंज्यूमर आखिर है क्या। लेकिन जब मैं आपको एग्जीक्यूशन बताऊंगा, जब मैं आपको इसके एग्जांपल देकर बताऊंगा तो आपको यह समझ में आएगा कि यार इसको तो हम कई सालों से हम ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं, प्रैक्टिकली तो हम इन चीजों को यूज कर ही रहे हैं ना। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो वही है। तो यहां पर बोल रहा है कि कंपनी अपने बनाए गए उत्पाद एवं सेवाएं सीधे उपभोक्ता को वेबसाइट के माध्यम से बेचती है, जिसमें उपभोक्ता उत्पाद के विषय में जानकारी लेकर उत्पाद को ऑर्डर करता है और घर में सामान प्राप्त करता है। इस इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को व्यापार से उपभोक्ता या इसी को बिजनेस टू कंज्यूमर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस का मतलब क्या हो गया, कंपनी हो गई है ना। कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद किसी प्लेटफॉर्म के जरिए उसने कंज्यूमर को ये सामान बेच दिया। ई फॉर्म है ना, तो जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि भाई कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने इसको दिया ऑर्डर और इससे यहां पर क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो यहां पर जैसे आप फ्लिपकार्ट जानते हैं, जैसे आप अमेजोन जानते हैं, इसके जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सब बिजनेस टू कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ्लिपकार्ट पर होता क्या है, अपने फ्लिपकार्ट ये कंपनी हो गई, ये बिजनेस हो गया। यहाँ से आपने ऑर्डर दिया कि यार हमको एक पेन ऑर्डर करनी है, कंज्यूमर ने ये बोला कि हमको एक पेन चाहिए, राइट। अब पेन चाहिए तो क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर गया फ्लिपकार्ट के पास में और फ्लिपकार्ट ने क्या किया, कंज्यूमर को ये पेन जो है वो डिलीवर कर दी। तो ये जो व्यापार हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ, ये हुआ बिजनेस मतलब कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कंज्यूमर के बीच में। इसलिए इसको नाम दे दिया क्या, इसलिए इसको बोल दिया B2C, याद रखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या चीजें देखने को मिलती है, जैसे यहां पर देखिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये भी आप एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी आपने यूज किया हुआ है। बोले सर हमने कौन सी चीज बनाई कि हमने दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच दिया। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि आपने, मान लीजिए कि आपने एक बाइक रखी, अब आपने कुछ टाइम तक उसको चलाया और आप चाहते हैं कि यार इसको मैं बेचकर और जो और नया मॉडल आया है उसको मैं परचेस कर सकूं। तो बेचेंगे कहां पर, तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट साइट, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जैसे आप क्विकर जानते हैं, ईबे जानते हैं या आप OLX जानते हैं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, उस OLX प्लेटफॉर्म का यूज करके आपने एडवर्टीजमेंट दिया कि हमको ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो इसको परचेज कर सकता है। तो यहां पर सामान बेच कौन रहा है, कंज्यूमर, और खरीद कौन रहा है, ये भी कंज्यूमर खरीद रहा है। तो अगर कंज्यूमर है और कंज्यूमर के बीच में व्यापार होता है और उस व्यापार को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, भले ही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, OLX, क्विकर, ईबे जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर भी हम क्या बोलते हैं कि ये व्यापार किसके किसके बीच में हुआ है, ये हुआ है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसलिए इसको C2C बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। आप फ्लिपकार्ट देखते हैं तो वहां पर आप बोल रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर के बीच में व्यापार है, इसलिए बिजनेस टू कस्टमर है। और अगर आप OLX देखते हैं तो यहाँ पर कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में है, इसलिए C2C देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर जो आप देख रहे थे उसका उल्टा, यहाँ पर कंज्यूमर और बिजनेस की बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से डिलीवरी जो है वहां पर किसके तरफ से देखने को मिलेगी, कस्टमर मतलब बिजनेस की तरफ से देखने को मिलेगी। क्या होता है वो देख लीजिए। तो पहली चीज तो ये कि ये अपोजिट कंडीशन होती है किसकी, बिजनेस टू कंज्यूमर की। जैसे फ्लिपकार्ट और ये है तो यहाँ पर कंज्यूमर को डिलीवर किया जाता है,
बात समझ में आ रही है। यहाँ पर बिजनेस को डिलीवर किया जाएगा अलग अलग प्रकार से। यहाँ बोल रहे हैं कि व्यवसाय के बीच आपसी लेन देन होता है, उपभोक्ता और व्यवसाय के बीच। जब एक उपभोक्ता को वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन आवश्यकता होती है तो कोई भी कंपनी उस उपभोक्ता को वेबसाइट जो है वो बनाकर देती है। इस उपभोक्ता से, इसे उपभोक्ता से व्यवसाय बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई इसको जब अपने किसी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई कस्टमर है, इसको क्या चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वेबसाइट बनाकर देखना है, तो इसके लिए सप्लाई कौन करेगा, यहाँ पर यहां से देखने को मिलेगी। तो ये व्यापार किसके किसके बीच में, देखने में क्या है बिजनेस टू कस्टमर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसका डायरेक्शन उल्टा चल रहा है। इसलिए यहां पर क्या बोल दिया कि ये कस्टमर टू या कंज्यूमर टू बिजनेस चल रहा है। इसको C2B के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है बिजनेस टू गवर्नमेंट, है ना। तो यहां बोल रहे B2G की बात हो रही है, मतलब कंपनी और गवर्नमेंट के बीच कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई भी चीज हो रही है, किसी प्रकार का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है, वहां पर बोल देते बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच की बात। क्या बोल रहा है, ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनीज एंड administration are involved. This e-commerce includes various type of services such as social security, financial, employment, legal documents, registrar, etc. Administrations or business to government is called e-commerce, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो सर्विस का आदान प्रदान किसके किसके बीच में, बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, तो वहां पर क्या बोल देते हैं कि भाई यहाँ B2G का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखिए किस तरीके से, तो बोल रहे हैं कि क्या क्या है, अगर मान लीजिए तो बोल रहे हैं तो किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कानूनी दस्तावेज, रजिस्ट्रार, इनसे रिलेटेड अगर चीजें प्रोवाइड करनी है तो वहां पर हम बोल देते हैं कि बिजनेस टू कंज्यूमर, सॉरी बिजनेस टू गवर्नमेंट है। एक एग्जाम्पल देखिए इसका तो आपको शायद आसान तरीके से समझ में आ जाए। आजकल जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन डिफरेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग कर रही है। जब आउटसोर्सिंग कर रही है तो उसके जरिए क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने काम को कराने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेंडर दे रही है और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के जरिए गवर्नमेंट के उस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहां पर चीजें किस तरीके से हो रही हैं कि गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में इस प्रकार के काम को करने के लिए बिजनेस जो है, कंपनी जो है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, गवर्नमेंट को। इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसलिए इसको बोल दिया B2G। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, है ना। अब ये कंज्यूमर टू गवर्नमेंट की फैसिलिटी किस, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलेंगे, तो देखिए कि जैसे मान लीजिए टैक्स पे करना है, मेडिकल सर्विसेज का मतलब पे करना है, दूरस्थ शिक्षा के लिए आपको अलग अलग डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार से कंज्यूमर को या सिटीजन को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट जब सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके बदले मैंडेटरी फॉर्म में सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, सिटीजन क्या करेगा, सिटीजन जो है, नागरिक जो है, वो गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करेंगे, कर पे करेंगे। अब जब टैक्स पे किया जा रहा है तो वो किस फॉर्म में किया जा रहा है, आजकल आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कहीं जाकर आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप खुद से ही पे कर सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज मिल रहे हैं उसके लिए अगर आपको पे करना है तो वहां पर, डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो वहां पर तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली जो भी चीजें हैं उनके बदले जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, उसको पे आउट कर रहा है। तो यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर जो ई कॉमर्स दिखाई दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान दिखाई दे रहा है, वो किसके किसके बीच में, वो कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में। तो यहां हम बोलते हैं कि क्या है, ये C2G ई कॉमर्स की टाइप देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो की फैक्टर ऑफ सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स, ऐसी क्या चीजें हैं जो ई कॉमर्स के सफलता के पीछे कारक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप आपको समझ में आ गए हैं। अब टाइप के बाद में अगर मैं ये बोलता हूं कि जो ई कॉमर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, व्यापार है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस या कॉमर्स के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ करता है। क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो पहला तो ये कि भाई प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस के साथ साथ ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन फॉर्म में कभी कभी हमको ये भी सुनने को मिलता है, नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉमर्स के कंडीशन में दुकानदार आपसे बोलता है कि भाई लेना हो तो लो और नहीं लेना है तो मत लो।
लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कि भाई आपको जो इच्छा है आप ले लीजिए, पे कर दीजिए, रेट वगैरह यहाँ जो भी है उसके हिसाब से आप पे कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है और आपने कंप्लेन फाइल कर दिया तो वहां से बोलते हैं कि यू आर वैल्यूएबल कस्टमर और बताइए हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि यार ये तो बढ़िया चीज हो गई, ये सामान भी बेच रहे हैं और अलग प्रकार से सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कस्टमर को ये लगता है ना कि भाई हम इनके लिए वैल्यूएबल हैं, हम इनके लिए जरूरत रखते हैं, हमारी एक वैल्यू, हमारा एक मूल्य है और ये कंपनी जो है वो ठीक है, बढ़िया है। तो ये एक रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि कस्टमर को, हर कस्टमर को, ऐसा नहीं कि अंबानी जी शॉपिंग कर रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि अरे अंबानी जी कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है तो उसको ले चलो ठीक है हटाओ, कितना ही खरीदेगा, ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ पर आप देखो तो उनके लिए इंडिविजुअल कस्टमर, या अगर एक एक कस्टमर की भी हम बात करें, पर कस्टमर की भी बात करें, तो उसको वो क्या करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोवाइडिंग सर्विस एंड परफॉर्मेंस, मतलब सेवा भी प्रोवाइड करते हैं और फिर बाद में परफॉर्मेंस जो है वो भी प्रदान करते रहते हैं। प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव वेबसाइट, वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाती है। मैंने क्या बोला कि दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो कस्टमर के लिए दुकान तो वही वेबसाइट है ना, जहाँ से वो सामान को देख सकते हैं। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं और कस्टमर को लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कभी कभी हमारे साथ में ये भी होता है कि हम किसी चीज़ को मंगा लेते हैं वेबसाइट पर देख कर और उसके बाद हमको ये लगता है कि यार सामान बढ़िया नहीं आया, लेकिन वो इसलिए आपने मंगाया क्योंकि उस वेबसाइट को देखकर सॉरी, आपने इसलिए मंगाया क्योंकि उस वेबसाइट को देखकर आप अट्रैक्ट हुए, आपको ये लगा कि यार ये तो बढ़िया चीज है, ये मतलब अगर हमारे पास में ये होता तो चीजें और बढ़िया हो जाती। तो आपने क्या किया, इस वेबसाइट से अट्रैक्ट होकर आपने क्या किया, परचेजिंग की, आपने शॉपिंग की। ये एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, बड़ा कारक माना जाता है ई कॉमर्स के सक्सेस के पीछे। प्रोवाइडिंग एंड इंसेंटिव फॉर कस्टमर टू बाई, लगातार अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, है ना। जैसे कभी कभी ये बोला जाता है कि आप जोमेटो से, अगर मैं बात करूं जोमेटो या जोमाटो जो भी आप बोलते हैं, आजकल ऐड भी चल रहा है इसका, तो अगर हम बात करें जोमेटो से, तो जोमेटो में आपको ये बोला कि यार इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 400 है, लेकिन हम आपको डिस्काउंट देंगे कितना, 60% का, और 60% का डिस्काउंट देने के बाद में आपको ये सामान मिल जाएगा। तो यहां पर आपको लगेगा कि अरे वाह, यहां पर तो यार 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, चलो एक काम करते हैं, 60% का डिस्काउंट तो कहीं नहीं मिलता, हम यहां से परचेजिंग कर लेते हैं। तो यहां क्या किया जा रहा है ना, यहां आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन इस प्रलोभन की सच्चाई कभी कभी ऐसी होती है कि जब आप ऑफलाइन फॉर्म में उस आउटलेट पर जाते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि जो ये 60% का डिस्काउंट दिया गया था और आपको 40% में प्रोडक्ट जो है वो थमा दिया गया, इस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस तो 20% है। बात समझ में आ रही है। तो कभी कभी इस बात की भी संभावना रहती है ऑनलाइन में, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं और प्राइस को बढ़ाने के बाद में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए उस बढ़े हुए प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, और आफ्टर डिस्काउंट जब हमको प्रोडक्ट मिलता है तो वो मिलता है अप्रोक्सीमेट 40% में। लेकिन जब हम ऑफलाइन उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो कभी कभी ऐसी संभावना होती है, जरूरी नहीं कि हमेशा, कभी कभी ऐसी संभावना होती है, जोमेटो और स्विगी में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, कभी कभी ऐसी संभावना होती है कि यहाँ पर ये 20% में आपको प्रोडक्ट ऑफलाइन में मिल रहा था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपको 40% में बेचा गया, आपको लगा कि अरे हम तो 60% के फायदे में, एक्चुअल में आप 20% के नुकसान में ही रहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एक ऑनलाइन का ट्रैप भी है, लेकिन ये प्रलोभन के कारण बहुत सारी जो साइट हैं, बहुत सारे जो व्यापार हैं वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जरूरी नहीं ये कंडीशन हमेशा बने, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि कंडीशन ना बने। तो आप देखिए जब भी आप शॉपिंग करें इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी कस्टमर है उसको ऐसा नहीं कि हाँ भीड़ भाड़ में जो एक जिस व्यक्ति को आप पहचानते हैं आपने उसको अच्छी सर्विस दे दी, जिसको नहीं पहचानते तो आपने बोला हाँ क्या चाहिए, ऐसे फेंका और बोला कि ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन में पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, आपको फीडबैक वगैरह पूछे जाते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपने परचेजिंग की थी वो सही से चल रहा है, प्रोडक्ट काम बढ़िया कर रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। आपको लगता है कि ठीक है यार, मतलब इतना कंपनी कर रही है तो बढ़िया ही तो है। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी का सेंस मिलेगा। अगर आप बात करेंगे तो समुदाय का आभास होगा यहाँ पर,
और रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो है ना, आपको विश्वसनीयता और सुरक्षा का एक भाव महसूस होगा कि यार अगर हम इस जगह से ये सामान को खरीदते हैं तो सामान अगर टूट जाता है किसी प्रकार से डिलीवरी के टाइम या कोई भी, तो कंपनी हमको बोल रही है कि इसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर 7 डेज रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग चीजों पर कुछ इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है। तो वहां पर आपको एक सिक्योरिटी दिखती है कि यार अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पैसा हमारा डूब रहा है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं। जनरली हम बोलते हैं ना कि ऑफलाइन चलते हैं तो ऑफलाइन यार देख कर ठोक बजाकर चीजों को ले लेंगे, यहाँ पर भी चीजें उसी प्रकार की हैं। तो एक सिक्योरिटी का भाव भी वहां पर जनरेट होता है। एक अगर बात करें तो रिलायबिलिटी जो है वो वहां पर देखने को मिलती है, विश्वसनीयता देखने को मिलती है। ये अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो जिसकी वजह से सक्सेस काफी ज्यादा मिली है ई कॉमर्स को, और ये अलग अलग कारकों की वजह से इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, है ना। इसका एक सेकेंड पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा और हम इस पूरे टॉपिक को ई कॉमर्स को हम 2 पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है प्रहार बैच की। तो मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ, अपनी पढ़ाई आप जारी रखें, पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए कुछ विकल्प आपके पास में है, वो क्या है। तो एसी जो है वो प्रहार बैच लाया सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप अपने पढ़े हुए चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा और शार्प करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और शार्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए एसी जो है वो टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, PYQs जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसको ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई और अपनी जो भी प्रैक्टिस है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं कि जहाँ पर कमी है उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, है ना। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।